मैं रवीश कुमार। इन दिनों कतर में फुटबॉल का विश्व कप चल रहा है। ईरान की टीम के खिलाड़ियों ने कुछ ऐसा कर दिया जिससे हम देशभक्ति के तमाम पहलुओं को समझ सकते हैं। देशभक्ति एक तरफा नहीं होती कि आप जिस देश में पैदा होते हैं, जिसके नागरिक हैं, उसे हर हाल में प्यार ही करते रहेंगे। हर हाल का मतलब आप पर या आपके नागरिकों पर जुल्म होता रहे और आप प्यार करने का नाटक करते रहेंगे। उस जुल्म के खिलाफ बोलना भी देशभक्ति है। जब तक नागरिकों के पास अपने देश को सुंदर बनाने की कल्पना और उसकी अभिव्यक्ति नहीं बची रहेगी, तब तक वह देश उसके राष्ट्रगान या अन्य प्रतीकों में बचा नहीं रह सकता। जब आप हर तरह के गलत पर चुप रहने लगते हैं और राष्ट्रगान गाने लगते हैं, तब इस देशभक्ति में देश के प्रति प्रेम कम, नौटंकी ज्यादा हो सकती है, भय ज्यादा होता है। ईरान के खिलाड़ियों ने जो किया वह बताता है कि राज्य नागरिकों पर देशभक्ति थोप नहीं सकता। कभी कभी नागरिक भी राज्य से देशभक्ति की मांग कर सकते हैं। वह राज्य देशभक्त हो ही नहीं सकता जो अपने नागरिकों या उसके भीतर अलग अलग समुदायों या खासकर औरतों का सम्मान न देता हो। उसका विरोध करना भी उस देश से प्यार ही करना है जिसे एक दिन सभी के लिए बराबर होना ही है। तो हुआ यूं कि ईरान की टीम इंग्लैंड से मैच खेलने वाली थी। मैच 6-2 से हार गई, लेकिन हारी हुई टीम ने अपने लिए ही नहीं, दुनिया भर में चल रहे अन्याय के विरोध करने वालों का दिल जीत लिया। मैच से पहले जब ईरान का राष्ट्रगान बजा तो किसी खिलाड़ी ने नहीं गाया, चुप हो गए। उनके होठों ने गुनगुनाना बंद कर दिया। स्टेडियम का समा बदल गया। कोई उनके नहीं गाने के साथ हो गया तो कोई उनके नहीं गाने पर शोर करने लगा, मगर सभी खिलाड़ी अपने फैसले पर एक मत रहे, एकजुट रहे। स्टेडियम में ईरान का राष्ट्रगान महज एक गीत की तरह बजता रह गया, जिसे गाने वाला कोई नहीं था। कम से कम वही नहीं गा रहे थे जिन्हें गाना था और राष्ट्रगान के प्रति सम्मान व्यक्त करना था। उनकी इस चुप्पी की आवाज ईरान में और दुनिया में देर तक गूंजती रहेगी। ऐसा कर उन्होंने अपने लिए सजा तय कर ली है, मगर उस सजा के खौफ से उन औरतों का साथ नहीं छोड़ा जो ईरान की सड़कों पर जबरन हिजाब पहनाने का विरोध कर रही हैं। ईरान की सरकार नागरिकों को चुप करा देना चाहती है, तो खिलाड़ियों ने भी चुप रहकर जता दिया कि जब बोलने की ही आज़ादी नहीं है, तब राष्ट्रगान गाने की आज़ादी का क्या मतलब है। जब चुप ही रहना है तो राष्ट्रगान के समय भी चुप रहा जाए। इन खबरों में ऐसा कुछ भले ना लिखा हो, ना दिखाया जा रहा हो, मगर इन्हें पढ़ते हुए, देखते हुए मैं ऐसा ही कुछ सोचने लग गया। विश्व कप फुटबॉल को अरबों लोग देखते हैं और अरब देशों के एक देश कतर में ईरान के खिलाड़ियों का यह प्रतिरोध हर देश में देखा गया होगा। हर देश में अपने समय और संदर्भ के हिसाब से गूंजता रह गया होगा। कोई ऐसा देश नहीं जो बड़े बड़े खिलाड़ियों और फिल्म स्टार से खाली हो। भारत में तो इनकी भरमार बहुत है, लेकिन जब बोलने की बारी आती है तो नमक तेल के विज्ञापन की निष्ठा जीत जाती है। हर तरह के हिंसा, जुल्म, अन्याय पर हमारे फिल्म स्टार चुप रह जाते हैं। तो ऐसे फिल्म स्टार की कोशिश यही होगी कि ईरान के खिलाड़ियों के इस प्रतिरोध की बात कम हो, कम से कम उस अखबार में ना हो, उस चैनल में ना हो जिसे वे देखते हैं और पढ़ते हैं। 22 साल की कुर्द लड़की महासा अमीनी की पुलिस हिरासत में मौत हो गई। महासा जबरन हिजाब पहनाए जाने का विरोध कर रही थी। ईरान में खास तबके की महिलाओं को हिजाब ना पहनने की छूट है, मगर यही कानून उसी तबके की तरफ से सारी महिलाओं पर थोपा जा रहा था। महासा अमीनी ने विरोध कर दिया। उसकी हत्या के बाद ईरान की तमाम महिलाएं सड़क पर आ गईं और जबरन हिजाब थोपे जाने के फैसले का विरोध करने लग गईं। इन्हीं महिलाओं के समर्थन में ईरान के खिलाड़ियों ने राष्ट्रगान गाने से इनकार कर दिया है। जिस देश में स्त्रियों का सम्मान न हो, उस देश में सम्मान के नाम पर राष्ट्रगान गाना ही पड़े, यह नाटक से कम नहीं। खिलाड़ी यही कह रहे हैं कि सम्मान तो है, मगर देश ऐसा भी बने जहां नागरिकों को बराबरी का अधिकार मिले, राष्ट्रगान सबका हो और उस राष्ट्र में सब बराबर हों। ईरान के खिलाड़ियों ने राष्ट्रगान गाने से इनकार किया। इस घटना का महत्व और संदर्भ केवल ईरान से नहीं जुड़ा है। देश प्रेम आप किसी पर थोप नहीं सकते। यह वो प्रेम है जिसके लिए वातावरण बनाना पड़ता है, फिर अपने आप आने लगता है। जिस देश में नागरिकों की हालत गुलाम की तरह हो जाए, उस देश के नागरिकों से कहा जाए कि राष्ट्रगान गाना ही पड़ेगा, तो यह उनके लिए किसी मृत्यु गान से कम नहीं, शोक गीत से कम नहीं।
ईरान के खिलाड़ियों ने अपने देश को यही संदेश भेजा। इन खिलाड़ियों का अपने देश की लड़कियों के हक में खड़ा होना भारत के उन पिताओं को कभी भी समझ में नहीं आएगा कि उन्होंने क्या किया। नितेश यादव कभी यह बात समझ नहीं सकेंगे जिन्होंने किसी से प्रेम करने पर अपनी बेटी की गोली मारकर हत्या कर दी। आयुषी की मां ब्रिजबाला यादव कभी समझ ही नहीं सकेंगी कि ईरान के खिलाड़ियों ने क्या किया है, जिन्होंने अपनी ही बेटी की लाश सूटकेस में पैक कर कहीं फेंक दी। मुमकिन है नितेश यादव हमेशा राष्ट्रगान गाते रहे हों, मगर उनके मन में उनकी बेटी कभी उस राष्ट्र की नागरिक नहीं बनी, जागीर समझते रहे होंगे, इसलिए उसे मार दिया। इसलिए मेरी उलझन यही है कि भारत के वैसे पिता ईरान के खिलाड़ियों के प्रतिरोध को कैसे समझ रहे होंगे जो केवल प्रेम करने पर अपनी बेटी को गोली मार देते हैं, कुल्हाड़ी से काट देते हैं। वैसे पिता या परिवार के लोग तो बिल्कुल समझ नहीं सकेंगे जो गर्भ में ही बेटियों को मार देते हैं। किसी आफताब अमीन पूनावाला को कैसे ये बात समझ आएगी जो अपनी ही प्रेमिका श्रद्धा वालकर के टुकड़े टुकड़े कर देता है। दुनिया में औरतों की लड़ाई भूगोल के साथ बदल जाती है। मुमकिन है भारत की बेटियों की लड़ाई जबरन हिजाब थोपे जाने से अलग हो, इस बात को लेकर हो कि हमें गर्भ में मार देने से लेकर गर्भ से बाहर आने पर मार देने की सोच से बचा लिया जाए। उन मर्दों से बचा लिया जाए जो राष्ट्रगान तो ठीक से गाते हैं पूरे आदर के साथ, मगर हम लड़कियों का सम्मान नागरिकों की तरह नहीं करते। ऐसे मर्दों की दुनिया में औरतों को अधिकार संविधान नहीं देता है, उनका बाप देता है, भाई देता है, पति और प्रेमी देता है। भारत में नारी की पूजा होती है। औरतें इस झूठ को जानती हैं। हर औरत के बस की बात नहीं कि अपने लिए खड़ी हो जाए, इसलिए पूजा को सच मान लेती हैं। वैसे बात यहीं खत्म नहीं होती। जिस दौर में राष्ट्रवाद हिंसा और दमन का हथियार बन जाए, किसी को चुप कराने का माध्यम बन जाए, उस दौर में ईरान के इन खिलाड़ियों के प्रतिरोध को ठीक से देखा जाना चाहिए। इन खिलाड़ियों ने राष्ट्रगान नहीं गाकर केवल औरतों का साथ नहीं दिया, बल्कि उन सभी का साथ दिया है जिन्हें राष्ट्रगान के नाम पर मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है और चुप कराया जा रहा है। दुनिया के अलग अलग देशों में, उन पश्चिमी देशों में भी जहां से ईरान की आलोचना हो रही है। आपको मैं फ्लैशबैक में ले जाना चाहता हूं ताकि आप समझ सकें कि ईरान के खिलाड़ियों ने राष्ट्रगान न गाकर क्या किया। भारत में ऐसा करने पर क्या होता? क्या वो सारे लोग इन खिलाड़ियों को मारने के लिए दौड़ते जो भारत के सिनेमा घरों में राष्ट्रगान के वक्त खड़े ना होने पर लोगों को मार रहे थे? ये सभी उन खबरों की कतरनें हैं जो किसी साल दहशत पैदा करती थीं कि कब कौन पीट दिया जाएगा और इल्जाम लगा दिया जाएगा कि राष्ट्रगान नहीं गा रहा था, सम्मान में खड़ा नहीं हुआ, इसलिए इसका पीटा जाना सही है। आपको याद आया कि उस समय सिनेमा हॉल से लेकर स्कूल कॉलेजों में इस तरह की पहरेदारी होने लगी। जो नहीं गाता पकड़ा गया, जो खड़ा नहीं हुआ उसे मारा जाने लगा, देशद्रोही बताया जाने लगा। ऐसी खबरों को ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा कि इन सभी के बहाने उस समुदाय के लोगों की तलाश और निशानदेही की जा रही थी जिन्हें हर बात पर गद्दार साबित किया जाना था। इसलिए कहा कि ईरान की बात करेंगे तो बहुत कुछ याद आएगा, वहां से ज्यादा यहां का और दूसरे देशों का याद आएगा। यह खबर 21 अक्टूबर 2014 की है। मुंबई मिरर ने लिखा है कि सिनेमा हॉल में जब राष्ट्रगान बजा तो 31 साल के महक व्यास की महिला मित्र निकोल सोबोत्कर बैठी रह गईं। निकोल सोबोत्कर दक्षिण अफ्रीकी थीं। उनके बैठने की सजा महक व्यास को मिली, उन्हें गालियां दी गईं, मारा भी गया, जबकि व्यास राष्ट्रगान के सम्मान में खड़े हो गए थे। महाराष्ट्र में जनवरी 2003 से ही नियम है कि सिनेमा हॉल में राष्ट्रगान बजेगा। 30 नवंबर 2015 की यह खबर बीबीसी में छपी है। एक वीडियो की बात है कि किसी मुस्लिम नौजवान को धक्का देकर बाहर निकाला जा रहा है क्योंकि कथित रूप से वह नौजवान राष्ट्रगान नहीं गा रहा था। 20 अक्टूबर 2016 की यह खबर दक्कन क्रॉनिकल की है। गोवा में एक विकलांग लेखक को मारा गया क्योंकि राष्ट्रगान के समय खड़े नहीं थे। 12 दिसंबर 2016 के फाइनेंशियल एक्सप्रेस की यह खबर चेन्नई से है। सिनेमा हॉल में राष्ट्रगान के समय 3 लोग खड़े नहीं हुए, उन्हें मारा गया। 13 दिसंबर 2016 को केरल अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इन पर आरोप था कि ये राष्ट्रगान के समय खड़े नहीं हुए। 14 दिसंबर 2016 की यह खबर फर्स्ट पोस्ट की है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद 2 दिनों के भीतर 20 लोग गिरफ्तार कर लिए गए। 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि सिनेमा हॉल में अनिवार्य रूप से राष्ट्रगान गाया जाएगा।
22 दिसंबर 2017 के टाइम्स ऑफ इंडिया में खबर छपती है कि मुंबई में दंगल फिल्म चल रही थी। फिल्म के बाद 59 साल के अमलराज दसन कथित रूप से राष्ट्रगान के सम्मान में खड़े नहीं हुए तो उन्हें मारा गया। 2 अक्टूबर 2017 के टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर है कि गुवाहाटी में अरमान अली को मारा गया, आरोप लगा कि राष्ट्रगान के सम्मान में खड़े नहीं हुए। 17 अगस्त 2018 की यह खबर हिंदुस्तान टाइम्स की है। यूपी के एक मदरसा में कथित रूप से राष्ट्रगान नहीं गाने पर 3 लोग गिरफ्तार किए गए। इस साल मई में योगी सरकार ने मदरसा में राष्ट्रगान अनिवार्य कर दिया है। हर दिन क्लास के पहले गाया जाता है। 29 नवंबर 2018 की यह खबर टाइम्स ऑफ इंडिया की है। अलीगढ़ के स्कूल में राष्ट्रगान नहीं गाया गया तो जांच बिठा दी गई। आपको तो याद ही होगा कि 9 दिसंबर 2016 को सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस दीपक मिश्रा और जस्टिस अमितावा रॉय की बेंच ने फैसला दिया कि सिनेमा हॉल में राष्ट्रगान अनिवार्य रूप से बजेगा। आदेश में यह भी लिखा था कि जब राष्ट्रगान गाया जा रहा हो तब पर्दे पर तिरंगा की तस्वीर हो, सिनेमा हॉल के सारे दरवाजे बंद हो ताकि कोई बाहर ना जा सके और हॉल के भीतर सभी लोग खड़े हों। कोर्ट ने कहा कि समय आ गया है कि देश के सभी नागरिकों को यह एहसास हो कि वे एक देश में रहते हैं और उनके राष्ट्रगान के प्रति सम्मान व्यक्त करना उनका कर्तव्य है। यह एक अभिन्न राष्ट्रीय गुण है। इस फैसले से विकलांग लोगों पर मुसीबत आ गई, उन्हें उठने में दिक्कत हो गई और कुछ विकलांग लोगों को उठने में समय लगने लगा। तब तक उनकी पिटाई की खबरें भी छपने लगी। इन घटनाओं को देखते हुए भारत सरकार ने 2017 में एक गाइडलाइन जारी की। पत्र सूचना कार्यालय की प्रेस रिलीज के अनुसार कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद यह दिशा निर्देश जारी किया जा रहा है कि विकलांग व्यक्ति किस तरह से राष्ट्रगान के प्रति सम्मान जाहिर करेंगे। और दिशा निर्देश में लिखा जाता है कि अगर किसी को कमर से नीचे लोकोमीटर विकलांगता है, व्हील चेयर का इस्तेमाल करता है और खड़ा नहीं हो सकता है, तो उसे राष्ट्रगान के समय अधिक से अधिक सतर्क रहना होगा, सजग रहना होगा, अटेंटिव रहना होगा। अगर कोई विकलांग क्रच का इस्तेमाल करता है तो उसे स्थिर होकर अधिक से अधिक सजग रहना होगा। अगर किसी को नहीं सुनने की विकलांगता है तो वह खड़ा होगा और सजग नजर आएगा, अलर्ट दिखेगा। पर्दे पर स्पष्ट सूचना दी जाएगी कि राष्ट्रगान शुरू होने वाला है, क्योंकि जो सुन नहीं सकता है उसे पता नहीं चलेगा। इसके लिए सांकेतिक भाषा का इस्तेमाल किया जाएगा। जो व्यक्ति देख नहीं सकता है या कम दिखाई देता है उसे राष्ट्रगान के सम्मान में खड़ा होना पड़ेगा। किसी को बौद्धिक विकलांगता है या उसे हाथ झटकाने, चिल्लाने या असामान्य रूप से शरीर को हिलाने डुलाने की समस्या है तो इसके लिए लोगों को जागरूक करना पड़ेगा ताकि वे बेवजह ऐसे लोगों के साथ हंगामा ना करें, परेशान ना करें। विकलांग के साथ जो व्यक्ति होगा, सहायक होगा, उसे राष्ट्रगान के समय खड़ा रहना पड़ेगा। 2016 से 2018 के बीच भारत के सिनेमा हॉल में राष्ट्रगान के वक्त ना गाने या ना खड़े होने पर मारपीट की कई घटनाएं रिपोर्ट हुईं। आपने देखा कि विकलांगों के लिए कितने नियम बनाए गए और उन्हें भी राष्ट्रगान के समय सम्मान जाहिर करने से छूट नहीं दी गई। जनवरी 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कुछ बदलाव कर दिया। कहा कि सिनेमा हॉल में राष्ट्रगान बजाना अब अनिवार्य नहीं होगा। 2016 का आदेश था कि मातृभूमि के प्रति प्रेम के लिए फिल्म शुरू होने से पहले सभी सिनेमा घरों में राष्ट्रगान अनिवार्य रूप से बजेगा। 2 साल बाद अनिवार्यता समाप्त कर दी गई। यह आदेश भी जस्टिस दीपक मिश्रा का है, जिन्होंने 2016 में आदेश दिया था। कहा गया कि सिनेमा हॉल पर निर्भर करेगा कि वह बजाना चाहता है या नहीं, लेकिन जब भी बजाया जाए तब सभी को खड़े होकर सम्मान जाहिर करना होगा। इसलिए ईरान के फुटबॉल खिलाड़ियों ने जब राष्ट्रगान गाने से इनकार कर दिया तब फिर से भारत की घटनाओं पर लौटना अनिवार्य हो जाता है, ताकि हम समझ सकें कि ईरान के खिलाड़ियों ने कितना बड़ा जोखिम मोल लिया है, मगर फिर भी अपने ही सहनागरिकों यानी औरतों के आंदोलन का साथ दिया है। अब आप समझ सकते हैं कि ईरान के खिलाड़ियों का यह प्रतिरोध कितना बड़ा है, भले ही इस प्रतिरोध को पश्चिम का एजेंडा बताया जाता हो। 5 दिसंबर 2017 को कई मंत्रालयों को मिलाकर एक समिति बनाई गई ताकि वो अध्ययन कर सके कि किन अवसरों पर, किन परिस्थितियों में राष्ट्रगान होगा और सम्मान जाहिर किया जाएगा।
उस समय की खबरों के अनुसार 6 महीने में इस कमेटी को रिपोर्ट देनी थी। तब कोर्ट में सरकार ने ही कहा कि जब तक यह रिपोर्ट नहीं आ जाती, सिनेमा हॉल को अनिवार्य रूप से राष्ट्रगान गाने के फैसले से राहत दी जा सकती है। यह वो दौर था और जब राष्ट्रगान के नाम पर किसी समुदाय को या सरकार के आलोचक को निशाना बनाया जा रहा था उस दौर में। लेकिन NTCAA के दौरान संविधान की प्रस्तावना का पाठ होने लगा, राष्ट्रगान गाया जाने लगा, ताकि कोई आंदोलन करने वालों की देशभक्ति पर सवाल ना उठाए, क्योंकि तब और अब भी यही मतलब हो गया था कि जो आंदोलन कर रहा है वो गद्दार है, देशद्रोही है। We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India, into a sovereign, socialist, secular, democratic, republic, and to secure to all its citizens, justice, social, economic, and political, liberty, of thought, expression, belief, faith, and worship, equality, of status, and of opportunity, and to promote among them all. संविधान की प्रस्तावना और भारत के मानचित्र के कटआउट कई जगहों पर लगा दिए गए। नागरिकता कानून के विरोध में होने वाले आंदोलनों में संविधान की प्रस्तावना का नियमित पाठ होने लगा। प्रस्तावना और राष्ट्रगान के जरिए आंदोलन में शामिल महिलाएं बताने लगीं कि भारत के प्रति निष्ठा अटूट है, उनकी लड़ाई भारत के भीतर उनकी जगह को लेकर है। अब देखिए, ईरान के फुटबॉल खिलाड़ी अपने देश की महिलाओं के आंदोलन के सम्मान में राष्ट्रगान नहीं गाते हैं, मगर भारत में NTCAA के समय महिला आंदोलनकारी देशद्रोह के आरोप से बचने के लिए राष्ट्रगान गाती हैं। इसी फर्क को समझना है। एक तीसरा पहलू और भी है। वहां नागरिकता कानून के विरोधी जमा हो गए। बेंगलुरु सेंट्रल के DCP चेतन सिंह राठौर ने भीड़ को समझाया कि ऐसे में सुरक्षा मुश्किल है और कहने लगे कि मुझ पर भरोसा कीजिए, लोग भरोसा कर सकें, इसलिए पुलिस उपायुक्त ने राष्ट्रगान गाना शुरू कर दिया। उनके साथ भीड़ भी गाने लगी। राष्ट्रगान पूरा होते ही भीड़ वापस लौट गई। पुलिस उपायुक्त की बात सबने मान ली। तो आपने देखा कि एक ही राष्ट्रगान है, वो आंदोलनकारियों का भी सहारा है, राज्य के प्रतिनिधि पुलिस अफसर का भी सहारा है,